चलो जो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और एसी चैप्टर क्लास बोर्ड के उससे देखोगे तो 7 मार्क्स का आता है। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन तुम्हें 5 मार्क्स में दिख जाएगा, या तो केस बेस्ड स्टडी मिल जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन तुम्हें वही 2 नंबर या 3 नंबर में दिखने को मिल सकता है, नहीं तो एमसीक्यू में भी एक आधा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 7 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो इस वाले वीडियो में तो मैं तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर ही लूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि तुम एक बार क्या करना, क्वेश्चन जरूर कर लेना। पीवाईक्यूज एटलीस्ट कर लोगे ना तो थोड़ा कह लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, मतलब क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो ऑल्टरनेटिंग करंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर होता क्या है, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? बच्चों इसका एक नाम एसी भी है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एसी कहते हैं। सो ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है सर? तो ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट करंट। सर डायरेक्ट करंट क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्ट करंट? बच्चों डायरेक्ट करंट जो तुम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लास 10th में, वो सब कैसा था? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का एक सिंपल जेन्युइन मतलब ये है सर, करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो, यूनिडायरेक्शनल हो। कैसा हो? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अगर इस वायर में करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे ही चलती चली जाएगी, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल को अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये तुम्हारा कैसे होता है सर? ये जब भी आप किसी बैटरी के थ्रू करंट लगाते हो, बैटरी के थ्रू जो आपको करंट मिलता है उस करंट को अपन क्या कहते हैं? डीसी करंट। क्या कहते हैं बच्चों? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो सारे फॉर्मूले तुमने किसके लिए पढ़े? डायरेक्ट करंट के लिए। एक सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हो सर, डायरेक्ट करंट का मतलब ये हो गया कांस्टेंट करंट। आप किसी भी टाइम पर चेक करोगे करंट जो है आपका वही निकल के आ रहा है, ठीक है, करंट नहीं बदल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करो, सर व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? इसके नाम से आपको पता चल रहा है सर, ऑल्टरनेटिंग करंट मींस जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो? चेंज हो। इस बार वायर में ऐसे गया और एक बार फिर इस तरीके से वापस आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है? ऑल्टर कर रहा है। इसको बाई ग्राफ ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों। अगर ये तुम्हारा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट कभी बढ़ेगा और घटा। ये फर्स्ट हाफ हो गया, फिर ये क्या हो गया? अपने डायरेक्शन को रिवर्स, ठीक है। फिर सेकंड हाफ में फिर इस तरीके से, थर्ड हाफ में फिर से ऐसे रिवर्स। समझ गए? ये क्या हो गया सर? ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा भी लिखते हैं सर, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर आपने I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो सर ये आई नॉट क्या है? ये आई नॉट बेटा ये पीक वैल्यू है। आई नॉट देखो हर बार में यही पीक वैल्यू होगी और इस पीक वैल्यू की कितना है? आई नॉट है, ठीक है। साइन का ये ग्राफ फॉलो करेगा, इसलिए I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और इसका पीक वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? आई नॉट होगा, ठीक है। अगर सर ये कॉस का ग्राफ करता तो क्या आप कॉस में नाम देते? अगर ये कॉस का ग्राफ फॉलो करता तो क्या यहाँ पे करंट आपका कॉस थीटा होता? बिल्कुल, यहाँ पे करंट का नाम हो जाता I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो सर डायरेक्ट करंट में जो आपका I था वो फिक्स था, ठीक है। डायरेक्ट करंट में जो I था वो I ही था, ठीक है। जो I था वो कह लो आई नॉट ही था सर। लेकिन यहां पे क्या है सर? I आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, I आपका आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। मतलब टाइम के साथ साथ जो करंट है वो वेरी करेगा। तो ऐसे करंट को अपन क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। समझ आ गया फंडा ऑल्टरनेटिंग करंट का? इसको कभी कभी इस ऐसे ग्राफ से भी दिखाते हैं कि चलो स्क्वायर ब्रैकेट के ग्राफ से, ये ऐसे आया, किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में आपका इस तरीके से ग्राफ बन के आता है, ठीक है। एक सेकंड। तो करंट आपको यहां तक समझ में आ गया कि सर जो एसी करंट है वो आपका क्या करता है? डिपेंड करता है टाइम पे।
अगर ग्राफ आपका साइन का है तो कैसा लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ग्राफ आपका कॉस का बना है तो क्या लिखेंगे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। मतलब सर इसको एक इक्वेशंस के टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे ओमेगा आया है, टी आया, तो मैं एक और बात कर लूं, ये हम लोग प्रॉपर एक टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे। जैसे ये टाइम पीरियड 0 से लेकर के टी हो गया, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है 2π/ω, ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। तो आपको पता है कि सर अगर साइन ओमेगा टी होगा तो एक साइकिल के लिए करंट कितना हो जाएगा आपका, 0। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। वही आधे साइकिल के लिए बात करोगे तो करंट कितना होगा आपका सर, मैक्सिमम। कितना होगा, मैक्सिमम, दैट इज t/2 के लिए। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं टी ना लिख करके लिखूंगा 2π/ω, है ना। यहाँ t/2 ना लिख करके मैं लिख दूं π/ω। तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए सर बात तो वही है, t/2 बोले तो π/ω ही तो है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो गया। फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी तुम ऐसे याद रख सकते हो सर, इट इज 1 टाइम पीरियड, या फिर ऐसे भी रख सकते हो सर ω/2π। यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला होता है ω = 2πf। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपको कहीं भी कभी भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, टाइम पीरियड = 2π ω, ω = 2πf, या फ्रीक्वेंसी = 1/t। तो कभी भी रैंडम तरीके से ये फॉर्मूले आपके यूज हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। होता क्या है, डायरेक्ट करंट से कैसे डिफरेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर ये और एसी जो है आपका, ये सर जनरेट कैसे होता है ना। जैसे बैटरी से तो अपन डायरेक्ट करंट जनरेट कर सकते हैं, बैटरी लगाया उससे जो करंट आएगा सर डायरेक्ट करंट हो गया। लेकिन आपका ये ऑल्टरनेटिंग करंट ये जनरेट कैसे होगा, है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, बोर्ड के उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी जनरेटर। इसका वर्किंग वगैरह भी पूछ लेते हैं, वर्किंग मॉडल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें पूछ लेते हैं। तो एसी जनरेटर की बात करें सर, एसी जनरेटर क्या होता है बच्चों, आपको एक सेटअप बनाना है। इस सेटअप में यहां आपका नॉर्थ पोल है और यहां पे आपका साउथ पोल है, ठीक है बच्चों। ये नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सर नॉर्थ से साउथ की, और बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। क्या रख दिया आपने, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसको ऐसा समझ सकते हो कि सर एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का कोई सा टुकड़ा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर से इधर जा रहा है और बीच में कागज का टुकड़ा है। तो बच्चों फोर्स कैसे लगेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो फोर्स कैसे लगेगा, और करंट है ऐसे, फोर्स कैसे लगेगा। तो हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे सर करंट इंड्यूस कराना है। अगर करंट पहले से है, ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर करंट पहले से है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है तो वहां पे कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेकिन सर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड पहले आया और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको करंट का पता लगाना है तो कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। चलो सर यूज करते हैं। तो याद ही आपको फादर मदर चाइल्ड, फादर बोले तो F4 फोर्स, M4 मैग्नेटिक फील्ड, C4 करंट। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ओके सर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, करंट किधर है, करंट ऊपर है। ये मैं ऐसे बना लेता हूं, अभी सही है ना सर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है सर, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जो करंट है सर, करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, आगे की तरफ। मतलब सर ये जो एक कॉइल आपके सामने रखा हुआ है, इस कॉइल पे जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा होगा। दिखाना मॉड्यूल दिखाना, इसको ऐसे समझो कि सर ये जो आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। रेक्टेंगुलर कॉइल में सर इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर करंट जा रहा है, तो इसमें फोर्स कैसे लग रहा है सर, फोर्स लग रहा है इधर, ये ऐसे मोड़ना चाह रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इधर साइड से देखिए, इधर क्या लग रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर आ जाओ, इधर से आगे देखो सर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और फोर्स किधर लग रहा है, करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट किधर है सर, करंट तो नीचे आएगा ना, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां से नीचे आएगा। तो करंट की डायरेक्शन किधर है, तो सर करंट की डायरेक्शन है नीचे, यानी कि ये तो बनेगा सर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड सीधा, करंट नीचे, और ये देखो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो इधर लग रहा है फोर्स अंदर की तरफ
और इधर लग रहा है फोर्स बाहर की तरफ, क्या होगा सर, ऐसे रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। और अगर ये ऐसे रोटेट होगा, इसका मतलब सर क्या जनरेट हो जाएगा, करंट, है ना। बेसिकली हम लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं सर, टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन के घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सेम हम लोग यहाँ यही काम कर रहे हैं। एसी जनरेटर कैसे है सर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप किया, ये रहा आपका, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है सीधे, तो सर ये रहा फ्लेमिंग्स का कौन सा, राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड सीधे, करंट ऊपर, तो फोर्स सर आगे, मतलब इस कॉर्नर में ऐसे आगे लगेगा। वही इस वाले कॉर्नर की बात करेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, सीधे, करंट है नीचे, तो ये इधर, अंगूठा आपका अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे, जैसे ये घूमेगा इसकी मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से कौन प्रोड्यूस हो गया आपका, ऑल्टरनेटिंग करंट। फंडा समझ में आ गया इसी जनरेटर का। ये वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के लिए आपको आ सकता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आप बड़े आराम से कह सकते हो सर ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो कहोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है बच्चों, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। कैसे सर, रेक्टेंगुलर कॉइल घुमा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है सर, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे ईएमआई आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है बच्चों, तो सर ये है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड, है ना। करंट इसका जो है इधर ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है इस तरीके से, और फोर्स आपका एक बार इधर की तरफ लग रहा है और इधर लग रहा है। ये कॉइल बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, ऐसे रोटेट होना शुरू हो गया, ठीक है। आगे बात करें, अच्छा, तो एसी जनरेटर का प्रॉपर मॉडल मैंने आपको लिखा दिया, उसको ढंग से पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख देता हूं, जैसे किस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। क्या काम करता है सर, करंट की डायरेक्शन को अल्टर करने का काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट, इसी से हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरेज करंट, है ना, नेक्स्ट है आपका एवरेज करंट। सर एवरेज करंट क्या होता है, देखो ऐसा कोई टर्म नहीं है, बस आगे वाले टर्म को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एवरेज करंट का एक टर्म लिया है जिसको मैं डिफाइन कर सकूं, ठीक है। तो एवरेज करंट बेसिकली क्या है सर, आई एवरेज इज इक्वल्स टू, वी ऑल नो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। सर आई एवरेज इज ऑलवेज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। इस डेल्टा क्यू को आप क्या लिख सकते हो सर, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में दिस डेल्टा टी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। लिमिट बैठा दोगे सर, ये रहा T1 से T2 और ये भी रहा T1 से T2। मैं Q को तो लिख ही सकता हूं IDT, ये हमने डायरेक्ट करंट में सीखा था, है ना। डायरेक्ट करंट में हमने सीखा था कि सर I कैन बी रिटन एज, Q कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन IDT। अगर ये I है और ये DT है, इसका एरिया अंडर कर्व क्या देता है सर, इसका एरिया अंडर कर्व देता है चार्ज। तो इंटीग्रेशन IDT इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज दैट इज Q। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया एवरेज करंट। अब यहीं से मेनली डिफाइन कर रहे हैं हम लोग आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, IRMS। आरएमएस का मतलब बच्चों रूट मीन स्क्वायर। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर है, इसको फंडे को याद करने के लिए, इसका फॉर्मूले को याद करने के लिए इसे उल्टा पढ़ना, स्क्वायर मीन रूट। क्या पढ़ोगे, स्क्वायर मीन रूट, यानी कि सर करंट का पहले क्या करो, स्क्वायर करो, तो करंट का स्क्वायर कर दिया। IRMS का फॉर्मूला जो है सर, करंट को क्या करो सर, करंट का पहले स्क्वायर करो, कर दिया बेटा करंट का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करो सर, उसका मीन लिखो, तो I स्क्वायर dt इंटीग्रेशन अपॉन में, इस dt को मैं डेल्टा टी लिख देता हूं, तो dt लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, रूट, इस पूरे पे क्या डालो, रूट डालो। लिमिट है T1 से लेके T2 तक की। तो ये हो गया आपका IRMS का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, होता क्या IRMS, है ना। RMS का मतलब क्या है ये भी समझ लो बच्चों। RMS बेसिकली क्या है, डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू है जिसपे सेम पावर मिले जितना पे ऑल्टरनेटिंग करंट पावर जनरेट करना है। मतलब सर इन सिंपल वर्ड, AC के वजह से जितना पावर आया तो DC की वजह से मुझे उतना ही पावर चाहिए,
तो उतना पावर के लिए सर डीसी करंट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? दैट करंट वैल्यू इज नोन एज IRMS। समझ गए? तो सर IRMS क्या है? तो IRMS बेसिकली डीसी करंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डीसी करंट जिसमें आपको सेम पावर आउटपुट मिलता है कंपेयर टू एसी करंट। ठीक है, यानी लिख सकते हो पावर बाय डीसी करंट, या हीट एनर्जी भी कह सकते हो। हीट एनर्जी बाय डीसी करंट विल इक्वल्स टू हीट एनर्जी बाय एसी करंट। दोनों का क्या हो जाए? सेम हो जाए। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? IRMS कहते हैं। ये फॉर्मूला तुम डिराइव भी करोगे, मैंने नोट्स में करके दिखा भी दिया है, तो वहां से आराम से देख भी सकते हो। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है इसको डिराइव करना। लिखना चाहो तो डीसी के लिए क्या लिख सकते हो? सर H का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस के टर्म्स में I² RT। वहीं पे एसी में हम बात करें, सर मेरा I तो कांस्टेंट ही नहीं है ना, मेरा I तो कांस्टेंट ही नहीं है, बट फिर भी चलो I रख देते हैं। I², यहां पे क्या हो जाएगा? RDT। क्या हो जाएगा बच्चों? RDT। यहां है R डेल्टा T। अब देखो R से R कट जाएगा कि रेजिस्टेंस तो सर कांस्टेंट है। यहां से I² इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर I² DT अपॉन में डेल्टा T। और ये देखो स्क्वायर उधर गया तो I की वैल्यू कितनी आ गई? सर I इक्वल्स टू अंडर रूट I² DT अपॉन में डेल्टा T आ गया, है ना। अच्छा यहां मैंने ये लिखना छोड़ दिया, इंटीग्रेशन यहां लगेगा, क्योंकि सर करंट वेरिएबल है आपका, टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए इंटीग्रेशन I² RDT। और ये आपका आ गया इंटीग्रेशन I² DT। मैंने डेल्टा टी पे इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, आपको समझ में आ रहा है सर दोनों बातें सेम है। आप इंटीग्रेशन लगाओ या फिर नहीं लगाओ, बात आपका सेम है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये देखो IRMS का आपका एक तरीके से डेरिवेशन भी हो गया। IRMS होता क्या है ये बात भी समझ में आ गई कि सर करंट की, डीसी करंट की वो वैल्यू है जिसपे सेम आउटपुट देखने को मिले जो एसी निकाल के दे रहा है। समझ गए बात? ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, IRMS का थोड़ा सा और डेरिवेशन देखते हैं। तो ये जो आपका I इक्वल्स टू आया है बच्चों, IRMS का फॉर्मूला सर I नॉट, चलो पहले पूरा लिख लो, I² DT अपॉन में डेल्टा T लिमिट T1 से T2। तो जैसा सर अभी आपने बताया कि जो करंट है एसी करंट, इट कैन बी रिटन एज I नॉट साइन ओमेगा T, कैन बी रिटन एज I नॉट साइन ओमेगा T। तो अगर I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा T है, और हम बात कर रहे हैं पूरे साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल मतलब T1 कितना है सर? 0 है, और T2 कितना है सर? T2 आपका 2π/ω है, दैट इज टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपका करंट आ रहा है, जो पावर निकाल के दे रहा है, वही RMS वाला कितना निकाल के देगा, RMS की वैल्यू कितनी होगी। समझ गए बेसिक बात? ठीक है सर। तो यहां पे पुट करिए जो भी आपका फॉर्मूला है RMS निकालने के लिए, IRMS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि I नॉट साइन ओमेगा T का स्क्वायर DT, लिमिट है बच्चों T1 से लेकर के T2, और अपॉन में आपका क्या आ गया? डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा सर? 2π/ω माइनस 0। अब यहां से आपको इंटीग्रेट करना है I नॉट साइन ओमेगा T का होल स्क्वायर को। देखो I नॉट स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, मैं यार रफ में बता दे रहा हूं। साइन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा T को कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो इसको लिखोगे सर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T बाई 2 dt। यहां से इंटीग्रेट करोगे 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, माइनस का cos 2 ओमेगा टी, या माइनस बाहर लिख लो, माइनस cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा इंटीग्रेशन सर? साइन 2 ओमेगा अपान में टी नहीं होगा, साइन 2 ओमेगा टी अपान में 2 ओमेगा, ये आ जाएगा सर। यहां से आप करोगे लिमिट थी आपकी 0 से 2π/ω, लिमिट थी 0 से 2π/ω, तो यहां पे तो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ हाफ इंटू 2π/ω माइनस, ये हाफ हमने पूरे से निकाला है, माइनस
1/ω तो बाहर ही हो जाएगा बच्चों, ये तो जीरो हो जाएगा। मैं इसे पुट ही नहीं कर रहा हूं, ये तो जीरो हो जाएगा। सर कैसे जीरो होगा? जैसे ही पुट करोगे ना लिमिट sin 2ω इंटू 2π/ω, तो ओमेगा से ओमेगा कटेगा और sin 4π कितना होता है? जीरो। तो इस टर्म को तो हटा ही दो सर, ये तो जीरो ही हो गया। यानी आपका इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? π/ω। इंटीग्रेशन कितना आ गया? π/ω। बस यहाँ पुट कर दो सर। तो I0 का स्क्वायर इंटू π/ω अपॉन में 2π/ω। क्या हो गया सर? ओमेगा से ओमेगा गया, पाई से पाई गया, है ना। आरएमएस में इसके पूरे ऊपर रूट भी था, तो IRMS इक्वल्स टू पूरे पे अंडर रूट। तो IRMS की वैल्यू कितनी निकल के आई सर? I0 बाई √2। IRMS कितना निकल के आ गया? I0 बाई √2। आपको मेनली यही फॉर्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन तो चलो कर लोगे तो अच्छी बात है ना। मैथ्स में सीख ही रहे हो इंटीग्रेशन। जो नहीं सीख रहे उन्होंने मैंने यहां करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखो IRMS आ गया आपका I0 बाई √2। सिमिलर टू IRMS आपका एक और टर्म होता है ERMS, जैसा आपने डीसी करंट में पढ़ा था। तो सर ERMS क्या होगा? ERMS में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं E0 बाई √2। अगर इक्वेशन की बात करें तो देखो E इक्वल्स टू वही होता है E0 sin ω t। कॉस होगा तो कॉस भी रख सकते हो। तो I इज इक्वल्स टू IRMS I0 बाई √2। ERMS आपका क्या हो गया? E0 बाई √2, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो सर IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन में R। I इक्वल्स टू V अपॉन में R। जिस तरीके से ओम्स लॉ होता है I इक्वल्स टू V बाई R, वैसे ही IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन में R। तुम चाहो तो इसको I0 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। IRMS सर आपका I0 बाई √2 और ERMS आपका E0 बाई √2। R तो साथ में है ही, √2 कट जाएगा। I0 इज इक्वल्स टू E0 बाई R। यानी कि दोनों एम्पलीट्यूड वैल्यू को भी तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सर I0 इज इक्वल्स टू E0 बाई R। नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे होते हैं तुम्हें PYQ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RMS के ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्किट। जैसे अभी ये तो हो गया पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन। सर ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने क्या देखा कि सर ठीक है चीजें बदलती हैं। सर जनरेट कैसे कर सकते हैं? जनरेट कर दिया तो सर ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट से जो पावर निकल के आ रहा है, तो डीसी करंट के लिए कितना मुझे वैल्यू चाहिए होगी जो सेम पावर निकाल के आए, वो भी देख लिया। अब अलग अलग टाइप के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला सर्किट है आपका एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। एसी सर्किट कंटेनिंग, डायरेक्ट लिखो एसी सर्किट है, लेकिन जिसके पास क्या है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये आपका रेजिस्टेंस है R और यहां आपका एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में आप कोई सा भी ईएमएफ उठा के रख सकते हो। सर लेट से ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास गिवन है E0 sin ω t। ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास गिवन है E इक्वल्स टू E0 sin ω t। आपको करंट की इक्वेशन इसमें निकालनी होगी, मैंने आपको करके दिखा रखा है, ठीक है। कैसे निकालोगे करंट की इक्वेशन? तो सर V इक्वल्स टू IR होता है, यहाँ R आपको दिया हुआ है। तो I की भी इक्वेशन आपकी सेम ही निकल के आएगी I0 sin ω t। ईएमएफ की भी इक्वेशन आपकी होगी E0 sin ω t। I की इक्वेशन होगी आपकी I0 sin ω t, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ये डिराइव मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। E0 sin ω t और I इक्वल्स टू I0 sin ω t। अब देखो इसका फेज डिफरेंस निकालो, डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस क्या होगा सर? ये जो टर्म है ना, इस टर्म को बच्चों फेज कहते हैं। साइन के बाद ये जो टर्म है इसे हम लोग फेज कहते हैं। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा सर? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी मीन्स की फेज डिफरेंस कम्स आउट 0। तो जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाओगे, फेजर डायग्राम में मेनली हम लोग फेज डिफरेंस को शो करते हैं। तो फेजर डायग्राम देखो, अगर ये करंट है I जो कि कितने एंगल पर है, लेट्स सपोज ओमेगा टी, तो ईएमएफ भी कितने पे होगा सर? ईएमएफ भी इतने पे ही होगा। ईएमएफ भी आपका इतने पे ही होगा, बस इससे ज्यादा होगा।
और ये जो पीक वैल्यू है इसे कहेंगे ई नॉट, इस पीक वैल्यू को कहेंगे हम लोग आई नॉट। तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर आप इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखो, ग्राफिकल एनालिसिस, तो बच्चों यहां पे दोनों के दोनों कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहे हैं, सर साइन का ग्राफ फॉलो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, सर ये रहा साइन का ग्राफ में, ये आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया और ये आपका आई नॉट वाला हो जाएगा। जो ब्लू कलर का है वो है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी और जो रेड कलर का है वो है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें आपको ईएमएफ की इक्वेशन याद रखनी है, करंट की इक्वेशन याद रखनी है, ये फेजर डायग्राम इसकी मदद से बन जाएगा और ग्राफिकल डायग्राम भी इसके मदद से आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट का कॉन्सेप्ट देखो, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या होगा सर, इसमें एक इंडक्टर होगा जो कि एसी सोर्स से कनेक्ट होगा, ये आपका एसी सोर्स है और ये कोई इंडक्टर आपका एल है, ठीक है। अगेन बच्चों वही कहानी, ई इक्वल्स टू आप ले लोगे सर ई नॉट का साइन ओमेगा टी, आप यहां से इक्वेशन लगाओगे, इक्वेशन क्या होगा, ई इक्वल्स टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। यहां से आपके पास करंट की इक्वेशन निकल के आएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट का माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इक्वेशन क्या बन के आएगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहां पे दिक्कत कहां आया सर, दिक्कत यह है कि मैं यहां फेजर डायग्राम नहीं बना सकता हूं, यहां फेजर डायग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा सर। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, एक साइन है एक कॉस है, फेजर डायग्राम के लिए दोनों एक ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, इसको चेंज करेंगे और दिस कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, माइनस इधर रहने दो, कॉस ओमेगा टी को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। फिर इसको फर्दर आप लिख सकते हो सर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। तो फॉर फेजर डायग्राम आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। फटाफट बना के देख लो फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे बच्चों, सर पहले तो फेज डिफरेंस निकालो। तो फेज डिफरेंस बच्चों कितना निकल के आ रहा है, फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है सर डेल्टा फाई। सर यहां पे आपका ओमेगा टी है, माइनस कर रहे हैं करंट वाले को, करंट का कितना है सर, तो करंट का है ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस कितना निकल के आया बच्चों, सर फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है पाई बाई 2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो पहले हम लोग ईएमएफ की इक्वेशन बना लेंगे, ये ईएमएफ एट एनी एंगल ओमेगा टी, और जो करंट है आपका, करंट और ईएमएफ के बीच में कितने का एंगल बनना चाहिए, पाई बाई 2। तो यहां से 90 डिग्री ऐसे खींच देंगे, ये आपका करंट हो गया और ये आपका पाई बाई 2 हो गया। आई बात समझ, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। वहीं अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में तो देखो तुम्हारा यही इक्वेशन चल जाएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब कि तुम्हें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ा ठीक है, ये है तुम्हारा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये रेड वाला है आपका I इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हो गया बच्चों प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट है आपके पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा, दो तीन बातें और हैं जो कि मैं यहां लिखना भूल गया, कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं तुम लोग को मैंने क्लास में करवाया भी था, लाइक इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल,
यहां पे एक टर्म बच्चों डिफाइन करोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर ये कब होगा? जब इस करंट की इक्वेशन को निकाल रहे होंगे उसी टाइम पे आपका आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर एक्सएल आपका आता है ओमेगा इंटू एल, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सर, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। अब जैसे ही आपका सारा चीज कांस्टेंट होगा तो ये एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक, वहीं अगर आप डीसी की बात करोगे तो डीसी में आपका क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं इंडक्टर लगा हुआ है, इस बात को गौर से सुनना, अगर कहीं कोई इंडक्टर लगा हुआ है तो वो एसी करंट को रेसिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, लेकिन डीसी को रेसिस्ट नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि डीसी के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो तो आराम से सीधा 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 जा रहा है, उसके पास थोड़ी कोई फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी वो कोई ऑसिलेशन कर रहा है ना। तो डीसी करंट को कभी भी इंडक्टर नहीं रोकेगा, ठीक है, लेकिन एसी करंट को इंडक्टर जरूर रोकेगा। तो फॉर एसी करंट इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, बट फॉर डीसी करंट इट इज नथिंग लाइक अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, है ना। अच्छा, यहां पे एक फॉर्मूला मैं और लिख दे रहा हूं सर, आई नॉट इज इक्वल्स टू, जो वहां काम आएगा ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट ई नॉट अपॉन में एक्सएल, या ऐसे भी लिखा होता है ओमेगा एल। इसी ओमेगा एल को हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस से डिफाइन किया है। ठीक, चलो, तो नेक्स्ट आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। बच्चों यहां क्या होने वाला होगा सर? यहां पे आप कैपेसिटेंस लगा रहे होंगे और नीचे आपका एसी सोर्स होगा, दिस इज एसी सोर्स, और ये आपका कोई कैपेसिटेंस है, मान लेते हैं सी। कहानी वहीं शुरू होगी सर, ई इक्वल्स टू आप लेके चलोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, डिराइव करोगे आप, तो डिराइव करने के बाद आपके पास फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये सब डेरिवेशन मैंने नोट्स में लिखवा दिए थे, आपको ध्यान भी होगा। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जो इंडक्टिव है उसमें माइनस आता है, कैपेसिटिव में आपका प्लस आता है। ठीक है, तो सर यहां से आप फटाफट फेजर डायग्राम बनाएंगे, बट फेजर डायग्राम के लिए सर इसको थोड़ा मॉडिफाई करना जरूरी है। तो इसको लिखेंगे सर आई नॉट साइन ओमेगा टी नॉट ओमेगा टी पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है सर, तो फेज डिफरेंस कितना निकल के आया? डेल्टा फाई कम्स आउट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। सही है, कुछ गलत? अच्छा, इसको प्लस में कर दो ना, हाँ प्लस में कर दो, बात तो वही रहेगा। तो ये आपका ओमेगा टी कैंसल, फेज डिफरेंस आ गया माइनस का पाई बाई 2। कॉस को मैं लिख सकता हूं ना, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, वो भी कॉस ही होता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपका कितना आ गया? माइनस का पाई बाई 2। फटाफट फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो सर फेजर डायग्राम में अगर आपने ई को उठाया है ऐसे, और ये किसी भी आपका ओमेगा टी पर है, ठीक है, तो करंट और ईएमएफ में कितने का एंगल होना चाहिए सर? पाई बाई 2, लेकिन माइनस का। तो माइनस मतलब कि करंट आ गया नीचे, और यहां से यहां का एंगल हो गया पाई बाई 2। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट। ठीक, दिस इज फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, इसका नीचे नहीं आएगा ना, कैपेसिटिव और इंडक्टिव में थोड़ा सा चेंज कर लो। कहाँ गड़बड़ कहाँ आई थी? ये गड़बड़ ऐसे आया कि बेसिकली जो फेज डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो ईएमएफ में से आई माइनस कर दे रहे हैं। फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा सर, यहाँ पे डेल्टा फाई कम्स आउट ओमेगा टी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में माइनस करेंगे ओमेगा टी आपका कैंसिल होगा, और आंसर आएगा डेल्टा फाई पाई बाई 2। तो जो फेजर डायग्राम होगा बच्चों, फेजर डायग्राम होगा आपका ऐसा, ये आपका ईएमएफ हो गया ओमेगा टी, और
ये ऐसे आएगा, ये आपका हो गया π/2, ठीक है, ये आपका करंट आ गया, दैट इज π/2। सेम इसी तरीके से इस वाले में भी चेंज कर लेना, प्योर रजिस्टिव में तो नहीं, इंडक्टिव वाले में, इसमें नीचे की तरफ आएगा, इसमें नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहां पे जो फेज डिफरेंस है ओमेगा टी में माइनस करे थे अपन, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू π/2 माइनस ओमेगा टी माइनस का π/2 में माइनस करेंगे ओमेगा टी कट जाएगा, डेल्टा फाई आपका आ रहा है माइनस का π/2, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ, और ये बनेगा आपका π/2, ये आपका करंट हो गया, ठीक है बच्चों, इतना सुधार लेना। ये हो गया आपका प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव का। प्योर इंडक्टिव में दो तीन बातें और, जैसे I इज इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया, इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो यहाँ पे आपका एक इंडक्टिव नॉट इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे बच्चों हम लोग कहते हैं एक्सी से। एक्सी का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। इसका फॉर्मूला आपका होता है ओमेगा सी नॉट, 1/ओमेगा सी नॉट, ठीक है। ये कहां से आया? ई नॉट तो तुम्हारा यूएफ ही हो गया, 1/ओमेगा सी, हाँ ये हो गया आपका एक्सी 1/ओमेगा सी। बच्चों इसमें भी सेम कहानी होगा, रिपीट, ठीक है। एक्सी जो है आपका, इसे तुम लिख सकते हो 2πf इंटू सी, सी आपका जैसे ही कांस्टेंट होगा, आप बड़े आराम से कह सकते हो सर यहाँ पे एक्सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। बट ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ एसी सोर्स के लिए वैलिड है। डीसी के पास तो सर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो डीसी के लिए तो जीरो ही आएगा, समझ गए। तो ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब प्योर रेजिस्टिव पढ़ लिया, प्योर इंडक्टिव पढ़ लिया, प्योर कैपेसिटिव पढ़ लिया, अब बारी है तीनों का मिक्सचर का। तो सबसे पहले तुम्हारा जो है वो है आरसी सर्किट, ठीक है, एलआर सर्किट है। चलो पहले एलआर सर्किट को समझते हैं। सबसे पहले एलआर सर्किट, देखो एलआर सर्किट क्या होता है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव था, तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव था और सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव था। बट अब आपके पास क्या है? दोनों का मिक्सचर है, एल भी है और आर भी है, ठीक है। तो एल और आर दोनों है सर, लेकिन आपको एक बात पता है, अगर करंट की डायरेक्शन सीधी है तो वोल्टेज की डायरेक्शन इसमें सीधी होगी, और इसमें क्या होगा सर? इसमें तो होगा ऐसा। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज कैसे जाएगा? सीधा, समझ गए। तो ये आपका हो गया एल के साथ। तो फटाफट हम लोग बनाते हैं डायग्राम, डायग्राम से ही सारी कहानी होगी। ग्राफ बनाओ, सर करंट जो है, अगर करंट आपका सीधा जा रहा है तो इसी पे आपका क्या होगा? पोटेंशियल होगा। फटाफट पहले करंट बना लो, क्योंकि करंट को मैंने एक कांस्टेंट रखा है। तो अगर करंट आपका इधर है तो वोल्टेज भी आपका इधर ही होगा। ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज रेजिस्टेंस और दिस इज इंडक्टेंस। वही इंडक्टेंस का क्या होगा सर? इस करंट से π/2, इस करंट से π/2, दिस इज वोल्टेज ऑफ इंडक्शन हो जाएगा π/2। इसका तुम नेट निकालना चाहते हो तो सिंपल सा वेक्टर एडिशन लगाओ, बन गया पैरेललोग्राम। ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ बड़े आराम से लिखोगे, इन अंडर रूट VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आराम से जैसे वेक्टर को सॉल्व करते हो वैसे यहां पे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। फॉर्मूला चाहते हो लिख दूं तो फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा I नॉट, चलो थोड़ा सा डेरिवेशन में लिख ही देता हूं। तो जो VL वाला है उसको तुम लिखोगे I नॉट इंटू एक्सएल, V इक्वल्स टू IR होता है, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस VR वाले को लिखोगे सर I नॉट इंटू R का स्क्वायर करोगे। तो यहां से तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा सर I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्सएल का स्क्वायर। ये जो है ना बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये तुम्हारा नाम आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। किसमें आ जाएगा बच्चों? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस जेड से डिनोट करेंगे बच्चों, तो जेड का फॉर्मूला आपके पास फॉर एल आर सर्किट इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है। और सर ये जो ई गया है ये आई के साथ कितना एंगल बनाएगा? लेट सपोज वो एंगल फाई है, तो आप बड़े आराम से यहाँ टेन फाई लिख सकते हो। सर टेन फाई ऑफ कॉस वी एल अपॉन वी आर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और वी एल को क्या लिख सकते हैं सर? वी एल को आप लिखोगे सर आई इंटू एक्सएल, वी आर को लिखोगे आई आर, आई से आई कटेगा, इट कैन बी रिटन एज एक्सएल अपॉन में आर। ठीक है, ठीक है सर। और यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका आता है आरसी सर्किट। इंपेडेंस आपको क्लियर हो ही गया है। अच्छा एक्स, बस ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपका आरसी सर्किट। नेक्स्ट इज आरसी। आरसी सर्किट ढंग से देखो, आरसी सर्किट क्या होगा बच्चों? यहां पे आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक कैपेसिटेंस लगा होगा एसी सोर्स के साथ। ये है आपका एसी सोर्स, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कोई कैपेसिटेंस है। दिस इज आरसी सर्किट। अब इसमें क्या था सर? अगर करंट सीधा है तो वोल्टेज भी क्या होगा? सीधा ही होगा। और अगर करंट सीधा जा रहा है तो वोल्टेज जो है नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस है, ये वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है। फटाफट ग्राफ बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सर करंट को अगर मैंने मान लिया ऐसे किसी भी ओमेगा टी पर, तो जो वोल्टेज होगा वो भी इसमें सीधा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटेंस वाला होगा वो यहां से ऐसे नीचे की तरफ होगा, यहां से पाई बाय 2 पे। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इसका ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा ईएमएफ। ठीक है, काम वही सेम होगा, वेक्टर एडिशन। सर ईएमएफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। कहानी वही लिखोगे। कौन सी कहानी सर? वी आर इक्वल्स टू आई आर होता है, आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस इसी नॉट रखो। वीसी लिखोगे सर आई नॉट इंटू एक्सी। एक्सी क्या है आपका? कैपेसिटिव इंडक्टेंस। यहां से आई नॉट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर? आई नॉट कम्स आउट ई नॉट अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? नोट कर लीजिए। और कुछ बताना है आपको इसमें? हाँ, जैसे उसमें tan फाई बताया था वैसे यहाँ पे भी tan फाई को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इंपेडेंस तो तुम्हें पता चली गया सर, यही है तुम्हारा इंपेडेंस। यहां से बड़े आराम से कह सकते हो सर z इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, हालांकि एक्सी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट इज LCR सर्किट। नेक्स्ट इज LCR सर्किट। अब LCR सर्किट में क्या होगा सर? LCR में एक आपका इंडक्टर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा। जैसे नाम लिखे वैसे लिख देते हैं, LCR है, लो C हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। यहां लगा हुआ है एक AC का सोर्स, मतलब ये L हो गया, ये C हो गया और ये आपका R हो गया। अगर करंट की डायरेक्शन सीधी है तो L आपका कैसा होता है सर? L वाले का ऊपर होता है। अगर करंट की डायरेक्शन सीधी है तो कैपेसिटिव में आपका नीचे आएगा, और करंट की डायरेक्शन सीधी है तो इसका वोल्टेज भी आपका वही सेम ही होगा। जैसे ये डायरेक्शन मुझे याद आया, आराम से पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा। अब यहां पे देखो करंट को अगर अपन मान लेते हैं सर ये आपका करंट हो गया, तो वोल्टेज तो सर इसी लाइन में होगा, ये आपका VR हो गया।
वहीं VL बनाओगे तो सर VL ऐसे ऊपर आएगा, VC बनाओगे तो VC ऐसे नीचे आएगा, दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे। अब यहाँ पे आपके केस बनते हैं। पहला केस, अगर आपका VL बड़ा है, VL बड़ा है VC से, तो जैसे ही VL आपका VC से बड़ा होगा एक नया वेक्टर बनाओगे यहाँ पे इसी लाइन पे, और इस वेक्टर का नाम होगा सर VL माइनस VC, और इसके लिए EMF निकालोगे, ये रहेगा तुम्हारा EMF, और ये EMF को तुम लिख सकते हो सर E इक्वल्स टू अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये तुम्हारा EMF का इक्वेशन बनके आ जाएगा। समझ आ गया? दिस इज योर LCR सर्किट। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे I0 जो है, अगर ये E0 है तो I0 ऑफ कोर्स निकल के आएगा सर E0 अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जैसे ही ये तुम्हारे पास निकल गया तुम एक और बात कह सकते हो, सर ये रहा मेरा इंपेडेंस, Z की वैल्यू आप लिखोगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एंगल आपका फाई है तो ऑफ कोर्स सर tan फाई जो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज XL माइनस XC लिखो, या VL माइनस VC अपॉन में VL माइनस VC अपॉन में VR, या फिर तुम इसको XL माइनस XC अपॉन में R भी लिख सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट cos फाई याद रखना, cos फाई आपका इसमें आएगा R बटे Z। ये जो फॉर्मूले हैं इन सबको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट RC सर्किट। तो बच्चों ये आपका ऑल टाइप ऑफ सर्किट हो गया कि सर अगर रजिस्टिव रहा तब कैसा होगा, कैपेसिटिव रहा तब कैसा होगा, इंडक्टिव रहा तो कैसा होगा। वहीं अगर आप मिक्स करते हो LR, RC और LCR, उनके लिए क्या क्या चीजें आपके पास निकल के आ जाएगी। इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्ट आता है वॉटलेस करंट का, पावर का। ठीक है, वो भी देख लो, वॉटलेस करंट क्या होता है, पावर क्या होता है। वॉटलेस करंट बच्चों, वॉटलेस करंट देखो पहले बता दूं, यहां पे जो हम लोग पावर का फॉर्मूला निकाल के लाते हैं इन AC सर्किट, पावर आपका निकल के आता है EI cos फाई। ठीक है, या EI cos थीटा कह सकते हो। यहाँ पे ये जो थीटा है वो थीटा क्या है बच्चों, सर दिस इज द एंगल बिटवीन E एंड I, है ना। EMF और I के बीच का जो एंगल है सर उसे कहते हैं cos फाई। वॉटलेस करंट का मतलब क्या हो गया सर, वॉटलेस करंट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये आपका EMF है ऐसे सीधे, ठीक है, और ये आपका I है ऐसे, ये वाला एंगल आपका हो गया फाई। तो इधर वाला कॉम्पोनेंट आप लिखोगे सर I, अगर ये I RMS है और ये E RMS है, इधर लिखोगे सर I RMS cos फाई, और इधर लिखोगे सर I RMS साइन फाई। तो पावर का फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही पुट करोगे इस वाले कंपोनेंट के लिए पावर आपका निकल के आएगा I RMS cos फाई, क्योंकि I RMS cos फाई और E RMS के बीच का एंगल कितना है, 0। वहीं जैसे तुम इसके लिए लिखोगे, इसके लिए पावर एवरेज कितना निकल के आएगा सर, I RMS साइन फाई, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है सर 90। यहां cos कितना था 0, cos 90 जैसे ही ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका क्या है, वॉटलेस करंट। तो P एवरेज आपका कितना निकल के आया 0। अब ये जो P एवरेज 0 है ये सिर्फ और सिर्फ दो ही केस में निकल के आएगा। वो कौन से केस होंगे, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। रजिस्टिव में आपका P एवरेज 0 नहीं होगा। तो दिस इज ओनली फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। ठीक है, और ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये रजिस्टिव के लिए हो जाएगा। बच्चों नोट्स में मैंने आपको कराया है डेरिवेशन, किस तरीके से ये 0 आएगा और किस तरीके से ये 0 नहीं आएगा, वो डेरिवेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ मेनली चीजें कि क्या क्या है।
आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और यहां से निकल रही है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। बच्चों ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर यहाँ पे करंट इधर इंट्रोड्यूस होगा और यही मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस वाले सेकेंडरी कॉइल में और यहाँ पे ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा और ये ईएमएफ आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, सर ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम है टू मेंटेन दी वोल्टेज, टू मेंटेन दी वोल्टेज। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई आ रहा है तो उसको कम करेगा नीड के अकॉर्डिंग, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा कम आ रहा है उसको हाई करेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो सर ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को मेंटेन करना। इसीलिए इसमें दो तरफ के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सर स्टेप अप मतलब कि वोल्टेज आएगा लो, उसको हम लोग करेंगे हाई। इनकमिंग लो है, आउटगोइंग हाई है, इनकमिंग लो, आउटगोइंग हाई। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो सर प्राइमरी कॉइल में जो आपका वोल्टेज आया वो लो था, सेकेंडरी कॉइल से जो आपका वोल्टेज गया वो आपका क्या था? हाई था। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही आपका वोल्टेज भी डिपेंड करता है। ठीक है, सेम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आउटगोइंग इनकमिंग हाई होगा, इनकमिंग बोले तो प्राइमरी और आउटगोइंग बोले तो सेकेंडरी। तो बच्चों इनकमिंग आपका हाई होगा और आउटगोइंग आपका लो होगा। इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर एंड ऑल अबाउट एसी। अब बेहतर प्रैक्टिस के लिए तुम लोग पीवाईक्यूज को लगा लेना, जो मैंने नोट्स क्लास में कराए थे फुल डिटेल्ड वाले, उसको भी ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, ये कंप्लीट आपका एसी सर्किट का विवरण था पूरे चैप्टर का। तुमने पहले सीखा सर एसी होता क्या है, फिर तुमने सीखा सर एसी क्रिएट कैसे कर सकते हैं, फिर जो एसी क्रिएट हुआ है उसी पावर का सेम डीसी से कैसे वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। फिर तुमने सीखा सर अगर एसी सर्किट हमारे पास बन ही गया है, एसी सर्किट अगर हमारे पास बन ही गया तो क्यों ना अलग अलग अप्लायंसेस को लगा के चेक कर लें। अगर रजिस्टिव होगा तो क्या निकल के आएगा? कैपेसिटिव होगा। अगर रजिस्टिव है तो फेज डिफरेंस सेम, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपका इंडक्टिव है तो सर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, वहीं कैपेसिटिव में आपने देखा अगर आई इज इक्वल्स टू आई ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, फिर हमने और भी सर्किट को मिक्स किया, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आया वॉटलेस करंट का। वॉटलेस करंट में मैंने काफी सारी डेरिवेशंस कराई हैं, उनको जरूर देखना। हालांकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए जीरो निकल के आएगा और ये डेरिवेशन पूछा जाता है कि सो दैट फॉर इंडक्टिव सर्किट दी पी एवरेज कम्स आउट जीरो, है ना, और कैपेसिटिव सर्किट इट कम्स आउट जीरो। ठीक है, तो डेरिवेशन जरूर देख लेना।